नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। बीते 11 सितंबर को भिलाई के अलग अलग इलाकों में हो रहे लैंड जिहाद की खबर को हमने प्रमुखता से प्रसारित किया था। चुपचाप कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा जिस तरह से सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा था, उनमें से एक बेहद संवेदनशील जगह है, वो है फरीदनगर के स्कूल का इलाका। सरकारी स्कूल के भीतर पहले ईदगाह के नाम पर और उसके बाद बीते करीब 2 साल के अंदर एक मुस्लिम कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। जिस वक्त छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी, मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के नाम पर कुछ नेताओं के संरक्षण पर साफ तौर पर ये अवैध निर्माण किया गया। न केवल अवैध निर्माण किया गया, बल्कि हमारे पास इस बात की पक्की जानकारी है, स्थानीय भिलाई नगर निगम के पानी के टैंकर से वहां सुविधाएं दिलवाई गई, मौन सहमति दी गई। शासन प्रशासन के सामने डंके की चोट पर स्कूल की जमीन पर कब्जा किया गया। करीब 70% इलाके पर यह कब्जा हो गया। यह कब्जा अभी भी कायम है। हमने जब खबर दिखाई तो उसके एक हफ्ते के भीतर यानी 18 सितंबर को एक नोटिस जारी होता है। अवैध कब्जाधारियों से पूछा जाता है कि आपके पास इसके कागजात क्या हैं। इस कागजात वाली बात पर स्थानीय कब्जाधारक और उनके समर्थक एकजुट हो गए। भरपूर कोशिश की कि ये कब्जा बचाया जाए। कुछ स्थानीय नेताओं से मेल मुलाकात हुई। मौजूदा हालात में जो नोटिस जारी हुआ था, उसके अलावा जिला प्रशासन के संज्ञान में भी ये अवैध कब्जे की जानकारी थी। खासकर सरकारी स्कूल में जिस तरह से कब्जा किया गया था, ये मामला बेहद संवेदनशील था। लेकिन अब आपको जानकर और भी हैरानी होगी, इस अवैध कब्जे को बचाने के लिए कुछ स्थानीय नेताओं का संरक्षण प्राप्त हो रहा है। यह बात मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि नोटिस मिलने के 1.5 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अपनी खबर के माध्यम से हमने सिलसिलेवार ढंग से हर उस कागजात को दिखाया था जिसमें फरीदनगर के अवैध कॉम्प्लेक्स को हटाने की तैयारी समाहित थी। भिलाई के फरीदनगर में सरकारी पूर्व एवं माध्यमिक विद्यालय फरीदनगर, इस स्कूल की जमीन का सरकारी भूभाग है 3.9 हेक्टेयर, जो कि खसरा नंबर 2577/37 में स्थापित है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ करीब 60 से 70% जगह कब्जा कर ली गई है। बाहर ईदगाह का बोर्ड लगा दिया गया है और बीते 2 सालों में बाकायदा यहाँ मुस्लिम कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। हमने पिछली बार उस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इस खबर से संबंधित कुछ नए अपडेट्स आए हैं। हमारी इस खबर के बाद शासन कुछ जागा और अतिक्रमण या अवैध कब्जा करने वालों को नोटिस दिया गया। 24 घंटे का वो नोटिस बीते 18 सितंबर को जारी हुआ था। लेकिन जैसा कि आपको पता है, आज 27 सितंबर है और 24 घंटे वाला वो नोटिस कहां गया। ऐसी एक नोटिस की कॉपी मैं आज आपको दिखा रहा हूं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये नोटिस जारी किया गया इदरीस आलम को, जिसमें साफ तौर पर भिलाई नगर निगम के जोन आयुक्त जोन क्रमांक 1 की ओर से साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 24 घंटे के भीतर उक्त स्थल पर स्वामित्व एवं निर्माण संबंधी दस्तावेज आवश्यक रूप से इस कार्य को प्रस्तुत करें। जाहिर तौर पर ऐसे अवैध कब्जों का कोई कागज तो नहीं होता। हाँ, डंके की चोट पर यह बताया जाता है कि जब हमने निर्माण किया तब आपने रोका क्यों नहीं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल के शासन काल में जिन भी नेता और नौकरशाह के संरक्षण में डंके की चोट पर यह अवैध निर्माण चलता रहा, उसमें एक नाम आता है नौशाद खान का, जो इसी स्कूल का एक प्रिंसिपल था। उसने अपनी पदस्थापना पूर्व प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर की सिफारिश पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए करवाई थी जिससे वो इस तरह के अवैध कामों के लिए संरक्षण दे सके। इस अवैध कब्जे वाली जमीन के बारे में मैं आज कुछ और खुलासे करने जा रहा हूं। 10 मई 2014 को स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश श्रीवास्तव की ओर से साफ तौर पर फरीदनगर की स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने का एक आदेश जारी हुआ था, लेकिन उस आदेश का पालन नहीं हुआ। उसके बाद हमने खुद अपने नागरिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक सुनील कुमार जैन को इस बात से अवगत कराया कि किस तरह से गरीब बच्चों के हक को मारा जा रहा है। सरकारी स्कूल की जमीन पर कुछ लोग किस तरह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दे रहे हैं। हमारी शिकायत अक्टूबर दिसंबर 2022 के बाद फरवरी 2023 में भी यानी लगातार शिकायत की गई। बाकायदा साक्ष्य और प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए। परिणति उसकी ये रही कि स्कूल शिक्षा विभाग के डायरेक्टर सुनील कुमार जैन ने लगातार एक के बाद एक 2 आदेश जारी किए। कलेक्टर दुर्ग को पत्र लिखा। यह पत्र की तारीख थी 11 मई 2023 और दूसरा पत्र 6 जुलाई 2023।
जैसा कि पहले ही संभावना थी, ऐसे पत्रों पर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। भूपेश बघेल की सरकार थी तब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन दिसंबर 2024 के बाद जैसे ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और दुर्ग के जिला शिक्षा अधिकारी की बदली भी हो गई, तो नए जिला शिक्षा अधिकारी ने 8 अप्रैल 2024 को अनुविभागीय अधिकारी को पत्र लिखकर अवैध कब्जा हटाने की गुजारिश की। कुल मिलाके वो गुजारिश रह गई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। भिलाई के जिस फरीदनगर के स्कूल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय के अलावा आत्मानंद स्कूल भी खोला गया। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम पर अपनी ही खूब पीठ थपथपाती रही, लेकिन अब आपको जानकर और भी हैरानी होगी। इस स्कूल प्रांगण में आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल इसलिए नियमित रूप से नहीं चल पा रहा था क्योंकि यहाँ जगह की कमी थी। एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास लगती थी। इस खबर को भी हमने प्रमुखता से आपको दिखाया था। जब जगह की कमी हुई तो कुछ दूर में स्थित एक अन्य खाली जगह जाकर वहां सरकार को एक नया निर्माण कराना पड़ा, लेकिन अपनी पुरानी जगह को खाली कराने की उस समय हिम्मत नहीं थी। इसलिए मौजूदा हालात में यह प्रश्न खड़ा होता है कि आज हर हालत में फरीदनगर की ये अवैध कब्जे की जगह खाली होनी चाहिए, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मध्यम और गरीब वर्ग के परिवार के बच्चों की जगह है, खेल का मैदान है। सरकारी स्कूल के प्रांगण को खुलेआम डंके की चोट पर कब्जा करने वाले लोग इस खबर को यदि देख रहे हो तो अच्छी तरह से जान लें, शासन प्रशासन यदि जिस दिन ईमानदारी से अपने पर आ गया तो ये अवैध कब्जा हट के रहेगा। राष्ट्रबोध की इस मुहिम को हम आगे गति देते रहेंगे। इस खबर के माध्यम से हमें संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी धर्म या मजहब का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नियमों के अनुसार बच्चों के हित में अवैध कब्जा सरकारी स्कूल की जमीन पर कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। फरीदनगर के सरकारी स्कूल के अलावा एक और जगह है भिलाई में जहां तेजी से अवैध निर्माण चल रहा है, जहां एक अवैध मस्जिद का निर्माण हो रहा है। एकदम ताजा वीडियो, ताजा तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसे आप गौर से देखिए। ये भिलाई के एक्साइज बिल्डिंग के ठीक बगल में ये एक नई मस्जिद बन रही है। ये निर्माण पूरी तरह अवैध है। अवैध इसलिए है क्योंकि शासन प्रशासन या भिलाई स्टील प्लांट की ओर से कोई अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन खुलेआम दिन दहाड़े ये निर्माण चल रहा है। इसके ठीक बगल में एक रेलवे लाइन है, सेंट्रल एक्साइज बिल्डिंग के अलावा वाई शेप ओवरब्रिज है। इस निर्माण को भी आप समझिए, गौर से देखिए। इस तरह के अवैध निर्माण के विरुद्ध यदि शासन की ओर से कोई पहल की जाती है या जनता की ओर से कोई विरोध किया जाता है तो इसे सांप्रदायिक बताया जाएगा, धर्म और मजहब से जुड़ा हुआ मामला बताकर, संवेदनशील बताकर इस पर एक नए किस्म की राजनीति हो सकती है। लोग सड़कों पर उतर सकते हैं, बवाल कर सकते हैं। जाहिर तौर पर ऐसा होने की पूरी संभावना है क्योंकि ऐसे अवैध निर्माण का देर सवेरे विरोध होगा और ऐसे विरोध से कोई ना कोई अपनी राजनीतिक रोटी सेकेगा। हमें गहराई से समझना होगा ऐसे गलत कार्यों के पीछे आखिर कौन लगा है। ये सिर्फ 2 उदाहरण नहीं हैं, ऐसे कई और उदाहरण हैं जिसे हमने पुराने वीडियो में बताया। लगातार अभी भी इसी तरह के अवैध कब्जे चल रहे हैं। लोग परेशान हैं, लोग प्रश्न खड़ा करते हैं। हमारी जिम्मेदारी है हम पूरी ईमानदारी से उस सच्चाई को दिखाएं जिसे जानने समझने का आपको पूरा हक है। हमारे कुछ पुराने वीडियो को देखने के बाद लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि आपने जो खबर दिखाई उसका क्या हुआ। मैं आपको ये हकीकत दिखा रहा हूँ। सेक्टर 6 भिलाई के सड़क 35 और 36 के बीच जिस तरह से अवैध चबूतरा, दरगाह, मजार और ये मदरसा बनाया गया था, जिस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया, भिलाई स्टील प्लांट की ये संपत्ति है, केंद्र सरकार की संपत्ति है। कुछ संदिग्ध लोग चुपचाप खाली मकानों पर कब्जा कर रहे थे, खाली जमीनों पर अवैध निर्माण कर रहे हैं, अवैध मदरसा चला रहे हैं, अवैध रूप से तालाब का निर्माण कर वहां मछली पालते हैं। बाहर से आए हुए संदिग्ध किस्म के लोग जिनके आधार कार्ड भी बाहर के हैं उसे लगातार अपडेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे के पूरे निर्माण को यथास्थिति रखा गया है। फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शासन प्रशासन की निगाहें ऐसे संवेदनशील मसलों पर
लगी हुई है, लेकिन जनता के तमाम विरोधों के बावजूद फिलहाल इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 भिलाई के सोपेला चौक में जो चबूतरा बनाया गया है, जिसे मजार बताया जा रहा है, चारों तरफ से चैन जाली की फेंसिंग और कुछ झंडे लगाकर ये कब्जा और बढ़ा दिया गया है। इसे हटाया नहीं जा रहा है, बल्कि आकार बढ़ा दिया गया है, जिसे आप गौर से देख सकते हैं। इसी तरह के अवैध कब्जे सेक्टर 6 में भी कायम है। जेपी चौक के ठीक बाजू में खाली मैदान पर चबूतरा अभी भी कायम है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि बीते 9 सितंबर को भिलाई के सैलानी वाले मजार और करबला की जगह को जो खाली करवाया गया था, मोरा टकीज के आगे का जो इलाका है, खासकर वो स्वागत द्वार गिराने की तस्वीर सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई। लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर अचानक शासन प्रशासन इतना जागरूक और सक्रिय कैसे हो गया। इस खबर से जुड़ी हकीकत यह है कि ये सब हाई कोर्ट के आदेश पे हुआ है और हाई कोर्ट के आदेश का भी पूरी तरह पालन नहीं करवाया गया है, क्योंकि जो अवैध कब्जा हटाया गया, जो तस्वीरें आपने देखी, वो आधी अधूरी है। अभी भी यहाँ अवैध निर्माण कायम है, जिसे हाई कोर्ट ने हटाने का आदेश दिया है। लेकिन मार्च 2023 को हाई कोर्ट के उस आदेश को हमने इस अवैध कब्जा हटने से करीब 1 महीना पहले दिखाया था। याचिकाकर्ता बाबर खान के साथ मौके पर जाकर हमने हालात को समझने की कोशिश की। जनहित से जुड़ी हर उस हकीकत को हम समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका सीधा सरोकार आपसे है, देश से है, समाज से है। कुछ लोग हैं जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, उपद्रव फैलाना चाहते हैं, जानबूझकर ऐसी हरकत करते हैं जिससे समाज में वैमनस्यता फैले। ऐसी एक खबर मध्य प्रदेश के शाजापुर से आई है, जहां शाजापुर जिले के अकोदिया में एक धार्मिक विवाद उस समय उत्पन्न हुआ जब 3 बुजुर्ग मुस्लिम भाइयों ने राम मंदिर परिसर में जाकर नमाज अदा की। यह घटना शनिवार शाम को सलसलाई थाना क्षेत्र के किलौदा गांव के राम मंदिर में हुई। मंदिर के पुजारी ने इसका विरोध किया, लेकिन तीनों भाइयों ने पुजारी की बात को अनसुना कर नमाज पढ़ना जारी रखा, जिससे गांव में भारी विवाद खड़ा हो गया। यह घटना शनिवार शाम 5:45 बजे की है, जब गांव के ही निवासी 70 वर्षीय बाबू खान, 75 वर्षीय रुस्तम खान और 85 वर्षीय अकबर खान राम मंदिर में पहुंचे। पुजारी ओम प्रकाश शर्मा के अनुसार तीनों भाइयों ने मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखे पानी के लोटे से हाथ पैर धोने के बाद फिर मंदिर परिसर में भीतर जाकर नमाज अदा करने लगे। जब पुजारी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उनकी बात उन्होंने नहीं सुनी और उन्होंने नमाज पढ़ना जारी रखा। इन तीनों बुजुर्गों की मंशा क्या रही होगी, ये तो जांच के बाद स्पष्ट होगा। पुलिस ने फिलहाल उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने की धारा के अंतर्गत मामला मुकदमा दर्ज कर लिया है। ऐसी घटनाएं समाज को तोड़ने का काम करती है, जो कहीं जानबूझकर धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं। हमें ऐसी हरकतों को समझना होगा, ऐसे लोगों को समझना होगा जो समाज को बांटने का काम करते हैं। बांटने की इसी बात पर योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान एक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। इस नारे ने इतना असर दिखाया कि लोग एकजुट हो गए। हरियाणा में लोग ये मान के चल रहे थे कि कांग्रेस आसानी से वहां जीत जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पहले के मुकाबले 8 सीटें ज्यादा मिली और पूरी मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बन गई। वैसे इस नारे का लोग कुछ अलग ही अर्थ निकाल रहे हैं, लेकिन देश को जोड़ने के लिए ये नारा बेहद कारगर साबित हो रहा है। कुछ लोगों को पानी का गिलास आधा खाली लग सकता है, कुछ लोगों को आधा भरा लग सकता है। दोनों ही अपनी जगह सही हो सकते हैं। यहाँ सवाल नजर और नजरिया का है। जिसकी जैसी दृष्टि होगी उसको वैसी सृष्टि लगेगी। यही कारण है कि कटोगे तो बटोगे, इसका सीधा अर्थ ये भी लिया जा सकता है कि देश में सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का यह नारा क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में भी गेम चेंजर साबित होगा, तो इसका उत्तर चुनाव परिणाम में ही मिल जाएगा। लेकिन अब जब लोग योगी आदित्यनाथ के इसी नारे को पोस्टर के रूप में लगा रहे हैं, तो इसे आप देख सकते हैं कि लोगों में इस नारे का कितना क्रेज है। और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना,
गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक बैठक के दौरान सहकार्यवाह दत्तात्रेय हसबोले ने भी बटोगे तो कटोगे वाले नारे का खुलकर समर्थन किया। आमतौर पर यह माना जाता है कि आरएसएस किसी भी तरह के राजनीतिक बयान पर खुलकर नहीं बोलता, लेकिन दत्तात्रेय हसबोले ने जो कुछ कहा उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे के नारे का कितना गहरा असर देश में पड़ने वाला है। हम जाति, भाषा, प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। ये देश वसुधैव कुटुंबकम के नारे को आत्मसात करने वाला है, विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर चलने वाला यह देश है। सबको प्यार करने का संदेश दिया जाता है। जिस तरह से विश्व बंधुत्व के भाव से हमारे देश में एकता और अखंडता के लिए प्रयास किया जाता है, इसके लिए आवश्यक है कि सभी तरह से लोग सहयोग करें, देश के हित को सर्वोपरि माने। निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोग जिस तरह की अवैध गतिविधि कर रहे हैं, वहां देश की बहुसंख्यक आबादी का उन्हें मौन समर्थन मिलता है। यही मौन समर्थन आने वाले दिनों के लिए घातक हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम एक रहें, नेक रहें, बटेंगे तो कटेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।